हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी वैवाहिक विवादों से रिलेटेड ही हम बात करने वाले हैं। देखिए, मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग, उनको कुछ भी समझाया जाए, कुछ भी बताया जाए, एट द एंड बोलते हैं जजमेंट दे दो। क्या करोगे जजमेंट का? जजमेंट जो होते हैं ना, वो कोई सेटल्ड लॉ नहीं होते, और जजमेंट को मानना कोर्ट की बाध्यता भी नहीं होती। तमाम हमारे पास मामले आते हैं, मैं देखता हूं मेंटेनेंस का रिप्लाई बनाना है साहब, ठीक है जी, बना देंगे। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, 10 जजमेंट ढूंढ करके उसे कोर्ट करके भेज देते हैं, सब लिख दो इसमें। ऐसे नहीं होता। इससे केवल कोर्ट फ्रस्ट्रेट होता है। हर एक चीज आप लिमिट में करोगे वो चलेगी, लिमिट से बाहर जाओगे दिक्कत हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल आप रिप्लाई फाइल कर रहे हो, उसमें आप 10 जजमेंट का नाम लिख देते हो, इस जजमेंट में ये हुआ था, इस जजमेंट में वो स्वच्छ हाथ से नहीं आया, इस जजमेंट में ये हुआ था, इस जजमेंट में पढ़ी लिखी थी। कोई मीनिंग नहीं है उसका, आप अपना रिप्लाई खराब कर रहे हो। टू द पॉइंट आपको रिप्लाई बनाना होता है। अभी ना रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट हैं, उनके ऊपर एक 498 ए का यानी 85 बीएनएस का कंप्लेंट केस हुआ। उस कंप्लेंट केस को जब हमने पढ़ा तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि लड़के के फेवर में थी, और वो अगर कोर्ट के सामने बताता तो खारिज हो सकता था। तो मैंने उन्हें एडवाइस दिया कि साहब ऐसा है, अभी चूंकि बीएनएस में नया रूल आ गया है कि आपको कॉग्निजेंस करने से पहले आपका पक्ष सुनने के लिए कोर्ट आपको नोटिस करेगी। तो जो नोटिस आपको आता है वो एज एन एक्यूज नहीं है, वो केवल आपका पक्ष रखने के लिए है। तो आप जाइए और अपना पक्ष रख दीजिए, और रिटर्न में रख देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। बस दोस्तों, इसके बाद उन्होंने मुझसे बात नहीं करी, उन्होंने अपना पक्ष रख दिया। पक्ष रख दिया, कोर्ट ने उस पक्ष को कंसीडर भी किया, और उनका 85 बीएनएस का केस खारिज भी हो गया। अब दोस्तों, खारिज करने के बाद उन्होंने मुझसे बात करी कि साहब मेरा तो केस खारिज हो गया, ये तो देखो बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन लड़की ने 125 सीआरपीसी यानी 144 बीएनएसएस में भी केस डाला हुआ था। अब उन्होंने कहा साहब ये तो सब हो गया, बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अब मेंटेनेंस का भी केस है, अब इसमें आपकी हेल्प लगेगी। तो ठीक है, किसका रिप्लाई बनाना है? तो मैंने क्या किया, मैंने उन्हें बोला साहब 85 बीएनएस में जो आपने अपना रिप्लाई सबमिट किया था, पहले आप मुझे वो भेज दो जो वर्जन दिया था। अब दोस्तों, जो वर्जन उन्होंने मेरे को भेजा उसमें सब कुछ अच्छा था। उन्होंने बता रखा था भाई ये घटना झूठी है, इसका मेरे पास ये प्रूफ है, लेकिन बात सारी वही थी, ज्यादा लिख दिया। उन्हें यह सोचना चाहिए था कि कल को मेरे ऊपर मेंटेनेंस का भी केस आएगा, मेरे ऊपर डीवी का भी केस आएगा। ठीक है, 85 बीएनएस खारिज हो गया, उसमें कोई शक नहीं होता, बहुत अच्छा ऑर्डर हो गया। लेकिन 144 के मुताबिक तो आपने उसमें पता नहीं क्या क्या लिख के आ गए। आपने उसमें लिख दिया कि मेरी सैलरी इतनी है, उसमें यह भी लिख दिया मेरी एक्स्ट्रा इनकम इतनी है, उसमें यह भी लिख दिया स्त्री धन के बारे में जिसका कोई मतलब ही नहीं था लिखने का, वो भी पूरा पता नहीं क्या क्या खोल के लिख दिया सारा। अब आप देखिए 144 बीएनएसएस का कितना भी अच्छा रिप्लाई बना लो, वो लोग उसी रिप्लाई की एक कॉपी लेंगे आपकी सर्टिफाइड और लगा देंगे कि साहब देखो यहां तो ये कह रहा है कि इतनी इसकी इनकम है। आपको 144 बीएनएसएस या 125 सीआरपीसी का केस लड़ना था तो आप पहले उस पर लीगल एडवाइस लेते, या फिर दूसरा तरीका था जो वर्जन आपने दिया वो किसी एडवोकेट साहब से चेक करवाते। तो ये इस प्रकार की गलतियां दोस्तों होती हैं। अब बाकी के केस का क्या करोगे जो डीवी का केस है और 144 बीएनएसएस का केस है? वरना हजारों चीजें बन सकती थी, बहुत बढ़िया बन सकता था सब कुछ, पर वो अपने हाथों से स्पॉइल कर लिया। अब वो रिप्लाई हमारे सामने खड़ा है, उससे बाहर कैसे जाए? वही लिखना पड़ेगा, जो वहां लिखा वो यहां लिखना पड़ेगा। तो ये दोस्तों लिखना महत्वपूर्ण नहीं होता। हमारे यहां पे लोग सोचते हैं ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत छोटी छोटी चीजों को भी लिखते हैं कि साहब मैं उसके साथ उस दिन वहां घुमाने गया था, मैंने डोमिनोज में खाना खाया था, उसका बिल ये रहा, मैंने रैपिडो में लेकर के उसको चिड़ियाघर घुमाने ले गया था, रैपिडो का बिल ये रहा। अरे कोई चीजें क्या लिखने की, आपको समझना है क्या चीज लिखी जाए और क्या चीज ना लिखी जाए। इसी के लिए अनुभव की जरूरत होती है, लीगल एडवाइस की आपको जरूरत पड़ती है। अगर ऐसे ही करना हो तो क्या है, अपने आप ही लिख लेगा हर एक आदमी रिप्लाई अपना उठा करके, क्योंकि अपने फैक्ट्स तो उसे वकील से ज्यादा पता है, लिख के दे देगा। लेकिन समस्या वही आ जाती है कि बाकी जगहों पे जाके आप फंस जाते हैं, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिमिटेड होता है। आप केवल उतना जानते हैं जितना आपके सामने है, उतना ही सोचोगे, और गलती आपकी नहीं, आप एक लेमैन हो, सीधी सी बात है। पर जब आपका कोई लीगल प्रैक्टिशनर सोचेगा तो वो सिर्फ एक केस के बारे में नहीं सोचेगा, वो भविष्य में आगे आने वाली आपकी सारी समस्याओं के बारे में सोचेगा, और उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक एक शब्द को लिखेगा। और दोस्तों ये कोई पहला केस नहीं है, ऐसे मेरे पास पहले भी बहुत सारे केस आ चुके हैं जहां लोगों ने एक कंप्लेंट डाल करके डीएम साहब को या मुख्यमंत्री साहब को या प्रधानमंत्री कार्यालय में अपना पूरा केस बिगाड़ के रख दिया। सामने वाली पार्टी ने उसी की एक कॉपी रिसीव कर ली, और अब हर केस में वो वही लगा देते हैं। अब जो भी वकील है वो क्या कर लेगा, और कुछ और लिखे तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, लेकिन आप उसे वही पढ़ेगा जो आपने कंप्लेंट में दिया। इसलिए ये फील्ड इस तरह की नहीं है जैसा आप सोचते हो, और यहां पे ज्यादा लिखना मैटर नहीं करता है।
इस सोच को भी हमें बदलना होगा। हमारे इंडिया में क्या है, 2 गाड़ियां खड़ी है, एक गाड़ी का साइज बड़ा है, एक का छोटा है, लेकिन जो छोटी गाड़ी है वो ज्यादा रिलायबल है, उसके अंदर ज्यादा फीचर्स हैं, उसके अंदर ज्यादा सेफ्टी है, लेकिन लोग वाह कहेंगे बड़ी गाड़ी को देख करके, चाहे वो भले पूरा डब्बा हो उसके अंदर कोई फीचर ना हो। इस तरह की मेंटेलिटी है हमारी। और इसी तरह की मेंटेलिटी लिटिगेशन को लेके भी है। जितना मैं ज्यादा लिखूंगा उतना मुझे रिलीफ मिलेगा। सच्चाई है, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा आप फंसोगे। टू द पॉइंट जब तक नहीं चलोगे तब तक रिलीफ की उम्मीद मत करो, केवल और केवल दिक्कतें आएंगी। हम लोग अपना दायरा सीमित कर लेते हैं कुछ वीडियोस देख करके। अब आप कोई सा भी एक वीडियो या एक आर्टिकल पढ़ते हो, उसमें आपको जो बताया जाता है वो जरूरी नहीं कि आपकी परिस्थितियां वैसी ही हो जिस पर्सपेक्टिव से वो वीडियो बनाया गया है। वो आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। उदाहरण के लिए किसी वीडियो को आपने देख लिया कि साहब वी शुड फाइल काउंटर केसेज ऑन वाइफ, लेकिन आपका केस क्या कहता है? क्या आपके केस के हिसाब से काउंटर केस सही रहेंगे या नहीं रहेंगे? आपको लाभ पहुंचाएंगे, हानि पहुंचाएंगे? वो कौन देखेगा? तो जस्ट उस चीज पे रिलाय करके आप काउंटर केसेस डाल देंगे, आप खुद फंस जाएंगे। तो कोई भी चीज सभी के लिए एक जैसी लागू नहीं हो सकती, इस बात को ध्यान रखें। आज के समय एआई का जमाना है, लोग मैकेनिकल तरीके से चल रहे हैं, वो चीजें कोर्ट कचहरी में नहीं चलती हैं। इसलिए दोस्तों, पहले भी मैंने आपको बहुत बार कहा और आज भी बता रहा हूं, आपका पहला मूव स्मार्ट होना चाहिए, पूरे तरीके से पहना होना चाहिए, हर प्रकार की लीगल एडवाइस के बाद होना चाहिए। पहला जो आप लेटर, पहली चिट्ठी, पहला नोटिस, पहला शिकायती पत्र, पहला वाद कहीं पे डालते हैं, वो आपकी जिंदगी भर का घेरा बन जाता है। तो इस चीज से आपको बचना है दोस्तों। समय समय पे मैं इस प्रकार की वीडियो बना के आप लोग को चेताता रहता हूं, तो इसको नेगेटिव ना लेकर के आप इस प्रकार से लीजिए कि आपकी कोई गलती ना होने पाए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।